नमस्ते, मैं हूं संजय शर्मा। यूपी तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक बार फिर उसी मुद्दे पर आपके साथ बात कर रहे हैं। आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां यूपी तक साझा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। अब इस सत्ता में जरूर कुछ न कुछ ये ऐसी सिफत होती है कि जो भी कुर्सी पर बैठता है उसे सुनाई देना कम हो जाता है, कान कच्चे हो जाते हैं, दिखाई कुछ देता नहीं, सिर्फ दिमाग चलता है। और दिमाग भी किस तरफ चलता है इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर बात करें सिर्फ यूपी नहीं, राजस्थान में भी यही हो रहा है। दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन फितरत एक जैसी है। दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं पड़ता, कान के कच्चे हो रहे हैं। राजस्थान में एलडीसी भर्ती को लेकर वहां के छात्रों में उबाल है। जनरल क्लास के उनका कहना है कि जनरल क्लास को जितनी सीटें मिलनी चाहिए उसमें कटौती कर दी अशोक गहलोत सरकार ने। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में आज बोर्ड की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। तारीख आगे खिसक गई। अब मामले की सुनवाई कल होगी। एक दो दिनों में आपकी भी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, सिंगल बेंच के सामने। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। 6 जुलाई तक सरकार को इस मामले में जवाब देना है। चार्ट बनाकर सरकार को यह बताना है कि आखिर शिक्षा मित्रों में से कितने लोगों का चयन इस परीक्षा में हुआ है, शिक्षा मित्रों की क्या हालत है, कितने शिक्षा मित्र हैं, कब कब परीक्षा हुई, कहां कब कब कितने परीक्षार्थी बैठे, कितने पास हुए, कितनों की क्या डिग्री आई। कल हमने बात की थी इस पर कि बहुत सारे लोग ऐसे शिलाजीत की पैदाइश हैं, उन्होंने ऐसी कुंजी घोल के पी ली है कि 150 में 142, 141, 136, 135, 137 ऐसे नंबर लाए जा रहे हैं। एक महीने 1.5 महीने पहले एग्जाम हुआ, उसमें उनके किसी में 60, किसी में 70 नंबर हैं। 1-1.5 महीने में ही 14 विषयों की परीक्षा की तैयारी करके इन्होंने ऐसा शिलाजीत खाया, ऐसी कुंजिका घोलकर पी ली कि उनके 142, 145 एक खास परिवार के लोगों के नंबर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपसे इस पर कि साहब कुछ लोगों की समस्या यह है, सरकार सुने तो ज्यादा बढ़िया है। जो अभ्यर्थी हैं वो तो देख ही रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे, लेकिन सरकार को सुनाना चाहते हैं। ये ऐसी कथा है जो कथा सुनने वाले नहीं बल्कि उनको सुना रहे जिनकी ये कथा है। आपकी तो व्यथा है, आपकी व्यथा हम उनको सुनाना चाहते हैं। कथा में तो सुनने वाले भक्त आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो भगवान हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, सिंहासनों पर बैठे हैं, उनको सुनाई जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, 1.5 साल पहले उन्होंने जिस मोबाइल से अपने फॉर्म भरे थे, जिस मोबाइल नंबर का जिक्र अपने फॉर्म में किया था, जिस पर उनके ओटीपी आते हैं, वो मोबाइल कंपनियां गायब हो चुकी हैं। वो सिम काम नहीं करते, लेकिन सरकारी अमला कहता है कि हम तो ओटीपी उसी पर भेजेंगे। बच्चों के होश उड़े हुए हैं। सरकार एक तो ये देखे, दूसरा ये कि इनको बहुत सारे बच्चों को शिकायत है, कई सारी चीजें जो बाजार में चल रही हैं उसमें ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तीर्ण हम सभी अभ्यर्थी आपके समक्ष 2 निवेदन करते हैं। ये सरकार के पास निवेदन करें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए कथित धांधली और सहायक शिक्षक भर्ती के गुणांक के निर्धारण के संबंध में। मैं उनकी चिट्ठी पढ़ देता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई कथित धांधली की उच्च स्तरीय जांच सरकार कराए, जिससे ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। 69,000 शिक्षक भर्ती का गुणांक बनाने में एकेडमिक परसेंटेज को शामिल न किया जाए। कारण, सन 1990 से लेकर 2015 तक उत्तर प्रदेश बोर्ड सहित सभी शिक्षा बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में बहुत बदलाव आया है। इसी प्रकार अलग अलग बोर्ड और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस भी अलग अलग होते हैं। उनके परीक्षा पैटर्न अलग होता है, नंबर देने का पैटर्न अलग होता है। सभी छात्र अलग अलग स्ट्रीम, कोई बीए, कोई बीएससी, तो कोई बीकॉम से पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं। इसलिए एकेडमिक में प्राप्त नंबरों के आधार पर उन छात्रों की योग्यता की तुलना नहीं की जा सकती। और अगर एक अच्छा विद्यार्थी ऐसे मुख्यमंत्री के शासनकाल में, जिसके राज्य में नकल ना के बराबर हो, ऐसा दावा है, तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी बहुत ही कड़ाई और ईमानदारी से किया जाता है। ये दावा है कि हमारे शासनकाल में सारी चीजें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार 0 हो जाएगा, नो टॉलरेंस, जो भी करेगा उसका एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन लोग कर रहे हैं। बहुत सारे प्रूफ हैं, प्रूफ तो अभी हमने बताए, और ये सारे कागज हम वही लेकर बैठे हैं जिसमें एक ही परिवार के लोगों को खास तरह के नंबर मिल रहे हैं। और ये सारी लोगों ने हाथ से बनाकर सूचियां भी भेजी हैं। कुछ मार्कशीट हैं उनकी जो परीक्षा के नतीजे बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस ओर संकेत कर रहे हैं? सरकार को चाहिए कि इसकी जांच कराई जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि उनके फॉर्म में कुछ मानवीय भूलें हैं जिनको वो दुरुस्त करना चाहते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया, मार्कशीट आई, उसमें नंबर कुछ अलग हैं, और जो ओरिजिनल आई उसमें नंबर अलग है। इनका यह कहना है कि सरकार एक बार हमें मौका दे,
क्योंकि सरकार ने भी बहुत सारी भूलें की हैं, वो भूलें भी सुधार होता है उनका, चाहे कोर्ट के कहने पर हो या सरकार खुद से भूल सुधार के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दे। सरकार के लिए तो बड़ा आसान है, एक दूसरा सर्कुलर जारी कर दिया और पुरानी चीजें मिट गई, ऐसा जैसे ब्लैक बोर्ड पर डस्टर घुमा दिया हो। लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, जिंदगी ब्लैक बोर्ड नहीं है, इस पर डस्टर घुमाने से नहीं होगा। लिहाजा ऐसे में सरकार एक काम कर सकती है कि इन सारे लोगों को भूल सुधार के लिए एक मौका दे सकती है, और जिन लोगों के मोबाइल नंबर अगर उस समय के मोबाइल यूनिनॉर के या किसी और कंपनी के हैं जो अब काम नहीं करती है, जिसके मोबाइल काम नहीं कर रहे, उनको एक ईमेल आईडी विकल्प दिया जाए कि ईमेल आईडी के जरिए आपके पास या कोई दूसरा नंबर दे दीजिए या ईमेल आईडी जिसके जरिए आपके पास ओटीपी आ जाए, वन टाइम पासवर्ड, और आप उसके जरिए अपनी सारी चीजों का निराकरण कर लें। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिनको रिजर्व कोटे का फायदा मिलता है उन सारे लोगों ने जनरल से सीटें ले ली हैं। अब ये विवाद का विषय हो सकता है, या कोर्ट इसमें व्यवस्था दे सकती है कि क्या प्रतिभाशाली रिजर्व कोटे का स्टूडेंट क्या जनरल से अपनी प्रतिभा के आधार पर जनरल की सीटों पर काबिज हो सकता है, या उसे रिजर्व के कोटे से ही जाना चाहिए। ये एक विवाद का विषय, एक कानूनी बहस का, संवैधानिक बहस का विषय हो सकता है। लिहाजा इस पर सरकारें जो फैसला करें। कुछ बच्चे लॉकडाउन के दौरान वो शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उनके यहां गए और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। मेरे पास वीडियो भी आए थे और वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए। तो मंत्री जी ने यह कहा कि आपको बार बार इस तरह का नाटक करने की जरूरत नहीं है और आप लॉकडाउन में ये सब ना करें। सरकार को सब मालूम है कि कहां क्या हो रहा है, हम सारी चीजें दुरुस्त कर देंगे और हम सारी चीजें करेंगे। क्वालिफाइड लोग या 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो सोचेंगे कि मैं दिन भर व्हाट्सएप पर चैटिंग करूंगा तो ये संभव नहीं है। मैं फेसबुक पर अंत्येष्टि का भी कुछ डाल दूं तो आप उस पर जुड़ जाते हैं। मैं कोई अपने क्षेत्र के सड़क का पोस्ट डाल दूं तो आप उस पर जुड़ जाते हैं। आपकी जितनी समस्याएं हैं वो तो सोशल मीडिया पर आप कह ही रहे हैं, ये सब पता ही है। तो फिर लॉकडाउन में आकर के इस तरह का फिजिकल कोई ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी समस्याएं समाधान हमारे संज्ञान में है और आप ये विश्वास रखिए अधिकांश समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कुछ में कानूनी कठिनाइयां हैं, यहाँ पे नहीं हो पाता है, जितना संभव होता है। लेकिन जो आप अभियान चला रहे हैं लगातार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर किसी समस्या का समाधान किसी को टारगेट करके नहीं होता, ये तरीका ठीक नहीं। सरकार को अगर ये मालूम है कि कहां क्या हो रहा, तो ये भी मालूम होगा कि कौन से जिलाध्यक्ष के कहने पर क्वेश्चन लीक हुआ था, कौन से जिलाध्यक्ष और कौन से लोगों के दबाव में कुछ खास परिवारों को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। हो सकता है उनको 150 से ज्यादा भी नंबर मिल गए होंगे। जांच होनी चाहिए, और जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो और बिना किसी भेदभाव के जांच हो, तो शायद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। और सरकार का यह दावा कि हमारा 0 टॉलरेंस है, तो उस पर भी कुछ असर हो सकता है। सच में 0 टॉलरेंस है या फिर सरकार फिर वैसी ही है। और जाहिर है सरकारें वैसी होती हैं, कुर्सी पर आने के बाद आदमी के कान कच्चे हो जाते हैं, सुनाई कम पड़ता है, दिखाई धुंधला पड़ता है, और कई बार तो एक ही तरफ दिखाई पड़ता है कि इधर वाले को देख रहे हैं तो इधर ही वाले को देख रहे हैं, इधर वाले को कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए सरकार से हमारा यह कहना है, ये उस व्यथा की कथा है जो हम उनको सुनाना चाहते हैं जो ऊपर बैठे।